तो बेटा आज हम आपसे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक बहुत ही छोटा टॉपिक। और इसके ऊपर आपको रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये टॉपिक दरअसल इंडिपेंडेंट तरीके से तो नहीं दिया जाता है, क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हम इसको टॉपिक के अंदर रिड्यूस कर रहे हैं। टॉपिक का नाम मैं बोल रहा हूं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इसे बोल रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसकी आखिर ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि उसका पाथ क्या होगा। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में गया है तो पाथ कैसा रखेगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन रखेगा, सर्कुलर रखेगा, पैराबोला रखेगा, हेलिकल रखेगा, कैसा रखेगा, आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम इस पे डिस्कस करें तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। वो ये है कि अगर मैंने ये लिया है मैग्नेटिक फील्ड और ये लिया है वेलोसिटी और ये लिया एंगल थीटा, तो पहले तो बताओ तुम्हें कि जो वेलोसिटी है ये हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, ये हमने ली है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। तो जो थीटा है वो किसके बीच में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो इस पर मैं टोटल 4 केस बनाने का ट्राई करूंगा और इस पर जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें के करके देखेंगे। तो जैसे केस 1 मैंने लिया, केस 1 लिया मैंने कि जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। तो थीटा अगर मेरा 0 हुआ यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो आपको फॉर्मूला पता होता है QEB साइन थीटा। तो थीटा अगर 0 आ गया तो फोर्स भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर फोर्स 0 आ गया तो भैया अगर फोर्स लग ही नहीं रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगा। यानी मोशन या मोशन कैसा रहेगा आपका, इसमें स्ट्रेट लाइन। जो मोशन रहेगा वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। मोशन इसमें स्ट्रेट लाइन रहेगा। सिंपल तरीके से मोशन आएगा, कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आते हैं हम केस 2 पे। तो अगर मैं यहां पर केस 2 की बात करूं तो केस 2 में मेरा यहां पे क्या है, थीटा मैंने लिया यहां पे कितना, 180 डिग्री का। थीटा क्या लिया है, 180 डिग्री का। थीटा अगर 180 डिग्री का लोगे, अगेन वही कहानी, एफ इक्वल टू क्या आएगा, QVB साइन 180। साइन 180 क्या होगा, 0। फोर्स क्या होगा, 0। पाथ अगेन कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। जो आपका पाथ है वो अगेन कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन या फिर अनडिफ्लेक्टेड। पाथ रहेगा स्ट्रेट लाइन या फिर अनडिफ्लेक्टेड। दोनों केस में कोई ऐसा खास नया काम नहीं था। अब आएंगे अगर हम किसमें, केस 3 में। केस 3 समझते हैं। केस 3 में क्या है, थीटा की वैल्यू मैंने ले ली है 90 डिग्री। थीटा मैंने 90 डिग्री ले लिया। अब थीटा 90 लिया तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेटा कि अगर आप थीटा 90 ले रहे हो तो क्या मतलब हुआ। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दी है परपेंडिकुलर इनवर्ड। हमने ये मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आपको परपेंडिकुलर मैंने इनवर्ड दी और मैंने क्या कहा कि एक चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मैंने फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका। तो याद करो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन क्या होती थी,
फर्स्ट फिंगर क्या पॉइंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर क्या पॉइंट करता है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, थंब क्या पॉइंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो इस लिहाज से हम देखें तो ये हमारा क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर इधर, थंब किधर गया, ऊपर, ये फिंगर इधर क्यों गई, क्योंकि भाई वेलोसिटी आपकी इस तरफ है। अब जैसे ये थंब ऊपर गया, ये जनाब ऊपर आ गए। अब जब ये जनाब ऊपर आए तब क्या होगा, जरा ध्यान दो, ये जनाब अब ऊपर गए तो अब कहेगा थंब कि भैया अब आपको इधर मुड़ना है, तो ये भैया अब इसे इधर मोड़ देंगे, और जब ये जनाब इधर मोड़ देंगे तो थंब किधर आ जाएगा, नीचे। तो ये जो डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी। तुम्हें समझाने के लिए इतनी लंबी लंबी स्ट्रेट लाइन बनी है, एक्चुअल में डायग्राम कैसा बनेगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका गया, कैसा फेंका गया, मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर फेंका गया तो भाई वो कैसा मोशन बना लेगा, सीधा सर्कुलर, कैसा मोशन बना लेगा, सर्कुलर। कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका जाएगा तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर। और चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन की नेसेसरी कंडीशन ही है वो क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स का लगना। वही यहां मेन है कि अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसे क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे आएगा इस केस में, हम कह सकते हैं जो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो किससे मिलेगा हमें, मैग्नेटिक फोर्स से। तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, QEB साइन थीटा की जगह साइन 90 कट के 1 आ गया, v से ये वाला v निपटा, तो आंसर आया mv/r = QB। तो v बराबर क्या आ जाएगा आपका, QRB/m। v बराबर क्या आ जाएगा, QRB/m। और दूसरा आपका r बराबर क्या आएगा, mv/qb। ये दो फॉर्मूले बड़े ज्यादा यूज होते हैं, इसे मैंने लिखवा दिया, r बराबर mv/qb या v बराबर QRB/m। ध्यान ये रखना r बराबर mv/qb के और फॉर्मूले भी बन सकते हैं, कैसे, मास इनटू वेलोसिटी तुम्हारा मोमेंटम भी होता है, तो r का फॉर्मूला क्या आ सकता है, p/qb। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन है, तो r का एक और फॉर्मूला बन सकता है, रूट में 2mk/qb। तो ये हमें क्या मिलेंगे, रिलेशन किसके, r के। तो r के हमारे टोटल 3 रिलेशन मिल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आप जिसको यूज करना चाहो कर सकते हो। एक आएगा mv/qb, एक आएगा p/qb, एक आएगा रूट में 2mk/qb। बच्चे ये कहते हैं हमें कैसे आइडिया कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। पहले तो ये ध्यान रखो कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होना चाहिए, तभी इन फॉर्मूले पे आओगे। अब अगर मान लो मैंने कोई क्वेश्चन तुम्हें दिया कि दो चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहे हैं जिनके चार्ज का रेशियो 1:2 है, चार्ज का रेशियो 1:2 है, और वो इंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली विद आ सेम मोमेंटम। कैसे, सेम मोमेंटम। तो भैया फॉर्मूला ये लगा लो, तो आर क्यू के इनवर्स में मोमेंटम तो सेम है, तो अगर चार्ज का रेशियो 1:2 हुआ तो रेडियस का रेशियो 2:1 हो गया। मैंने बोल दिया दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनके मास और चार्ज का रेशियो दिया है, लेकिन वो सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है, मास और चार्ज का रेशियो दिया है, वो काइनेटिक एनर्जी को पहले यहां से वेलोसिटी निकालेगा, पुट करेगा, गड़बड़ कर देगा। जबकि इस फॉर्मूले में देखो तो मास और आपका काइनेटिक और चार्ज तीनों है, तो निर्भर करेगा क्वेश्चन ने पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप इसके केस में आंसर निकालोगे। तो ये वाला पार्ट हुआ। बाकी मैं ट्राई करूंगा कि एक न्यूमेरिकल की एक अलग से स्लाइड पे आप
एक अलग से क्वेश्चन करा दूं ताकि आप उसको देख पाओ। तो ये बात हुई यहाँ पे। अब अगला पार्ट देखो, जो हमारा अगला पार्ट आएगा वो आएगा, इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं। बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं? जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप लिखते हो V इज इक्वल टू क्यू आर बी बाई एम, V बराबर ये लिखते हो, और R बराबर लिखते हो एम वी बाय क्यू बी। तो जो डायरेक्ट और फेमस क्वेश्चन है पहले उनको जरा चेक कर ले। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है कि आप बताइए फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहे हैं कि भैया बताइए मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये बात जरूर है, वो आया होगा परपेंडिकुलरली। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे चाहिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो कैसे निकालूंगा? मैं लिख दिया के ई मैक्स। के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आ गया हाफ एम, वी की जगह क्या डाल दोगे आप? क्यू आर बी बाई एम का होल स्क्वायर। तो वैल्यू आ गई हाफ एम क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ, आंसर आएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। तो यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मेरा ये आ गया, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाता है। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आता है वो जरा देख लो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको, बाकी तो रीजनिंग क्वेश्चन वहां पे आएंगे जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो फिर बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया साबित करिए, कहते हैं प्रूव दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी of a charge particle does not depend on velocity and radius। परपेंडिकुलर है, नो डाउट परपेंडिकुलर केस में बात कर रहे हैं कि भैया वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप? क्वेश्चन अगर आप ध्यान लगाएंगे तो भैया टाइम का फॉर्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि एस्केलेशन तो हो नहीं रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिया? 2 पाई आर। स्पीड का फॉर्मूला क्या लिया? v। तो भाई ये आपने v की जगह क्या डाल दिया? क्यू आर बी बाय एम। आर से आर गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 1 अपॉन टाइम, यानी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अगर आप देखें, दोनों के ही एक्सप्रेशन में रेडियस और वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है, ना तो रेडियस है ना वेलोसिटी है। तो ये तुम्हारे सेट वाले क्वेश्चन है जो फिक्स बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन है। तो 2 केस आ गए। अब बात करते हैं तीसरे केस की। तीसरा केस है मेरा जनरल केस। जनरल केस मतलब आपको मैंने अगर केस 4 लिया तो जो केस 4 आएगा मेरा वो क्या आएगा? केस 4 रहेगा कि अगर थीटा मैंने जनरल लिया, मतलब अगर जनरल एंगल लिया मैंने, तो अगर आप जनरल एंगल ले रहे हो मतलब कि थीटा की वैल्यू आपने 30 डिग्री 60 डिग्री एंड सो ऑन कोई भी ले लिया एक्सेप्ट 0 180 और 90 से, तो कैसा बनेगा डायग्राम? तो ध्यान से देख लो आप खुद ही। भाई ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये था आपका वेलोसिटी, ये था एंगल थीटा। तो अगर आपने थीटा एंगल से फेंका है, किससे फेंका है? थीटा एंगल से,
तो बाई मैथमेटिक्स या कंपोनेंट अगर करें तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, v sin थीटा। तो नोटिस करिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, चार्ज को रिवॉल्व करने की कोशिश करेगा, किसमें, सर्कुलर। क्योंकि जब हमने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंका था तो मोशन कैसा था, सर्कुलर। लेकिन जो v cos थीटा है वो सीधा जा रहा है, वो कहेगा किधर चलो, स्ट्रेट लाइन में, वो कहेगा भैया स्ट्रेट लाइन की तरफ भागो। तो अब ये कह रहा है सर्कुलर, वो कह रहा है आपका कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो मजबूरी में इसका मोशन कैसा होगा, हेलिकल, ना सर्कुलर ना स्ट्रेट लाइन, इसका मोशन कैसा होगा, हेलिकल। इसका मोशन आ जाएगा हेलिकल। देखो वैसे तो सीबीएसई बोर्ड में इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, लेकिन कंपटीशन में बनते हैं। वो लोग इसमें क्या देते हैं, पिच बताओ, एक सर्कल कितने दूसरे सर्कल से दूर रहेगा, तो कई सारे न्यूमेरिकल के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो मैं उस लिहाज से अगर तुम्हें बोलूं, अगर इस पैटर्न में न्यूमेरिकल आए तो ध्यान क्या रखना है, ये तोड़ लीजिएगा दो पार्ट में। एक तोड़ लीजिएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, एक तोड़ लीजिएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए, और एक तोड़ लीजिएगा पैरेलल कंपोनेंट के लिए। ये बात सीबीएसई के आगे चली गई है, ज्यादा वो लगे तो मत ध्यान देना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा था मेरा, v sin थीटा, और पैरेलल कंपोनेंट मेरा कौन सा था, v cos थीटा। तो यहां पर जो इक्वेशन लगेगी आपकी सर्कुलर पाथ के लिए, वो क्या लगाओगे, mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू qvb। ध्यान क्या रखना है, v यहां पे कौन सा पुट होगा, v sin थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट पुट होगा। और यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि मान लो कह दे कि भैया इतना डिस्टेंस इतने समय में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, समय दे दिया, वेलोसिटी आ गया v cos थीटा, डिस्टेंस आ जाएगा। हालांकि इसके ऊपर फिर एक डिफरेंट तरीके से बात हम बाद में करेंगे। तो जो पार्ट हमें मिला है, अगर हम आपसे बोले कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल आप बताइए, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल जो आपका है, वो टोटल जो मैंने आपको करा है वो आपको 4 केस बताए। पहले 2 केस तो बहुत आसान थे। अगर आपने थीटा 0 या 180 लिया है तो नेट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। नेट फोर्स सिंपल क्या रहेगा, 0 रहेगा। और अगर आपने थीटा 90 लिया है तो मोशन कैसा रहेगा, सर्कुलर, सर्कुलर रहेगा। तो सेंटीमीटर फोर्स किसके बराबर होगा, QEB के। V कितना आएगा, QRB बाई M, R कितना आएगा, MV बाई QB। ये रिलेशन आ गए। फिर उसके बाद अगर तुमने चार्ज पार्टिकल को, ये 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और अगर चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे फेंक रहे हो तो मोशन कैसा होगा, हेलिकल कह सकते हो या फिर हेलिक्स स्ट्रक्चर कह सकते हो। तो ये मैंने एक सेपरेट वीडियो बस बनाया किसका, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का। बाकी मैंने टॉपिक वाइज इसलिए बना दिए हैं कि तुम्हें स्क्रीन पर बहुत ज्यादा देर एक चीज को देखना ना पड़े। इस टॉपिक को देखने के बाद आप इसकी डीपीपी सॉल्व करिए, बाकी कंटेंट करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कंटेंट की बात कर लेंगे। तो छोटे छोटे एटॉमिक कंटेंट बनाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपका समय स्क्रीन पर बहुत ज्यादा ना लगे। ज्यादा ध्यान किताबों पे, नोट्स पे, डीपीपी पे, इन पे ज्यादा आप ध्यान दीजिए। बाकी बेटा स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।